ये जो सारी मुल्क के अंदर दहशतगर्दी है, हमारी मईशत की तबाही है, कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया, बलूचिस्तान का सोना यहूदियों को फरोख्त कर दिया गया, स्टेट बैंक को बेच दिया गया, पाकिस्तान की रियासत के हाथ से निकल गया और स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट कर दिया गया। कलभूषण यादव को बचाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट तक की गए, कानून साजी की कि कलभूषण यादव को बचाया जाए, जिसने ट्रंप को तिलमिला के रख दिया। सुखोई 57 में ऐसी क्या खास बात है? भारत ने F-35A को अंगूठा दिखा दिया है। इंडिया फिर खेल गया है। हाँ, खेल गया। इंडिया फिर खेल गया। इंडिया ने देखें, भारत का रूस से हथियार खरीदना अमेरिका को परेशान करने का एक तरीका है। और पहली बार में ही रूस ने पटका कर रख दिए ये F-16 लड़ाकू विमान। और बता दूं, ये सेम वही F-16 था जो कॉन्फ़िगरेशन के साथ अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 दिया है। भारत की जानिब से हथियारों में इजाफे के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया के नए कैनिस्ट्राइज्ड मिसाइल वेटेड वॉरहेड्स के साथ साथ जोरी वॉरहेड्स ले जाने के भी काबिल हैं। यहाँ ये वाज़ेह रहे कि कैनिस्ट्राइज्ड मिसाइल ऐसा मिसाइल है जो कि डायरेक्टली एक सील कंटेनर में स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ जोरी मवाद भी लॉन्च कर सकता है। जरूर खड़ी हो जाती है। और इस वक्त जब चाइना और भारत के दरमियान कशीदगी चल रही है और इस लड़ाई में भारत को पता है कि वक्त पड़ने पर पाकिस्तान तो लाजमी चाइना का साथ देगा, तो इसने इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात मजीद मजबूत करने शुरू कर दिए। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जी हां, भारत ने मई 2025 में रूसी थर्मल कोयले का आयात 2 साल की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा दिया, वो भी पूरे 1.3 मिलियन टन। और ये बस शुरुआत है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को जोरी हथियारों की तादाद के हवाले से पाकिस्तान पर बढ़तरी हासिल है। ये पाकिस्तान वाले जो हैं वो केवल ईरान के बॉर्डर के साथ में अपने जहाज उड़ा पाएंगे, उसके अलावा और कहीं उड़ा भी नहीं पाएंगे। इंडियन आर्मी का काम क्या है? सिर्फ बॉर्डर्स पर। ऑफ कोर्स वो अपने बॉर्डर के अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए काम करते हैं आर्मी, वो ना कि अपने सियासतदानों का गला घोंच। हम पड़ोस की बात करते हैं, सेमी कंडक्टर की बात करते हैं, यूएई के साथ ट्रेड की बात करते हैं, आप बस्तियों की बात करते हैं, आप बांग्लादेश के नक्शे पेश करते हैं। मुर्शिद ने कल कहा है बलूचिस्तान तो आपके हाथ से निकल चुका है। रशिया ने ये सीधा सीधा ऑफर दे दिया भारत को कि S-500 भी आप ले लो। नमस्कार दोस्तों, अब एक समय था जब भारत सब चीज़ें मेंटेन करके चल रहा था, जैसे यूएस के साथ रिलेशन हो गए, उसके बाद चाइना के साथ ऊपर नीचे चलता रहता था, लेकिन रशिया की बात है तो उसके साथ भी हमने अलग तरीके से मेंटेन किया। तो ये चीज़ें चलती रहती, सब बैलेंस था। लेकिन ये चीज़ जो है ना वो यूएस को पसंद नहीं आ रही थी और उसको ऐसा लग रहा था कि अगर आप हमारे साथ नहीं है तो आप हमारे दुश्मन हैं। लेकिन कई सालों तक वो बोला नहीं, क्योंकि इंडिया जो था उसका एक अलग से राइवलरी चल रही थी चाइना के साथ, तो उसको ऐसा लग रहा था कि भाई इंडिया का यूज़ करके हम चाइना को सुला सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों जो किया है ना, उससे ये साफ साफ पता चलता है कि भाई यूएस ने इंडिया को रशिया की तरफ पूरी की पूरी तरीके से धकेल दिया है। और अगर मान लीजिए ये ट्रायो सही में हो जाता है, ट्रायो मतलब कि इंडिया, रशिया और चाइना, तो आप मान लीजिए कि रातों रात जो है ना वो पावर का शिफ्ट हो जाएगा एशिया की तरफ यूएस से। और ये बहुत ही अजीब बात हो जाएगी अमेरिका के लिए कि भाई, क्योंकि देखिए जो तीनों कंट्री अगर मिल जाते हैं ना तो इकोनॉमी की साइज़ बहुत बड़ी हो जाती है। और अभी भी हम छिप के या फिर कहे कि पीछे रह कर वो चीज़ें किया करते थे कि भाई हमें यूएस का डॉलर का अल्टरनेट चाहिए, डॉलर का अल्टरनेट चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद खुल के गेम खेला जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के ज़रिए हमें मदद करना ना भूलें। सब लोगों को ये एक उत्सुकता थी जानने की कि आखिरकार राजनाथ सिंह जी ने रूस के, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर से क्या बातचीत की। अब वो बात जो है वो पूरी तरह से सामने आ गई है और उसको सुन के निश्चित रूप से हर भारतीय जो है वो बहुत ही प्रफुल्लित होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो बात हुई है उसमें लगभग ये एग्रीमेंट हो गया है कि भाई देखिए S-400 की 2 रेजिमेंट्स आनी है। 5 के लिए सौदा हुआ था, $5 बिलियन से ऊपर का सौदा था, उनमें से 3 आ गई हैं, 2 आनी बाकी हैं, उसके लिए शेड्यूल आ गया है। उसके साथ भारत ने 2 S-400 की मांग और की है जी, 2 यानी कि 5 और 2 7।
5 और 2 7 हो जाएंगी S-400। साथ में ये भी बताया गया कि साहब कि रशिया ने ये सीधा सीधा ऑफ़र दे दिया भारत को कि S-500 भी आप ले लो और ये S-400 के साथ में इंटीग्रेट कर लो और पाकिस्तान के बॉर्डर पे वो लगा दो, तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे उसका जो 600 किलोमीटर का उसका जो मिसाइल रेंज है, लॉन्ग रेंज मिसाइल का उसके बाद में फिर ये पाकिस्तान वाले जो हैं वो केवल ईरान के बॉर्डर के साथ में अपने जहाज़ उड़ा पाएंगे, उसके अलावा और कहीं उड़ा भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल यही स्थिति है, यानी क्वेटा तक में इनके जहाज़ उड़ नहीं पाएंगे। आपको ध्यान ही है कि 315 किलोमीटर का किल एक इनके एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग को हमारे S-400 ने किया हुआ है। तो ये वैसे भी जब उड़ रहे थे तो पेशावर के आसपास उड़ रहे थे, लेकिन S-500 आ जाएगा और जहां आदमपुर में S-400 लगा है, S-400 को हटा के दूसरी तरफ ले जाएंगे और उसको बीकानेर के आसपास में तैनात कर देंगे। पूरा का पूरा पाकिस्तान कवर हो जाएगा उसके, और भुज की उसकी बैटरी के साथ में, और 5 S-500 को लगा देंगे आदमपुर में और एक बैटरी उसकी स्टेशन कर देंगे सूरतगढ़ के आसपास, और पूरा का पूरा पाकिस्तान कवर हो जाएगा। 600 किलोमीटर यानी पंजाब में 600 किलोमीटर आप जाओगे तो कहाँ जाओगे, यानी सारे के सारे बेसिस बेकार। तो ये S-400, S-500 और साथ में हमारा जो कुशा प्रोजेक्ट है, कुशा प्रोजेक्ट के 8 रेजिमेंट्स ऑर्डर करने का प्लान है। उसकी पहली टेस्टिंग जो है वो अगले महीने ही होनी है। जो उसकी M1 मिसाइल है यानी कि 250 किलोमीटर वाली, उसकी तो अगले महीने ही होनी है। तो 150 250 और 400 किलोमीटर की उसकी 3 मिसाइल्स हैं। वो 8 डिविजन्स उसकी, यानी 8 रेजिमेंट या डिवीज़न जो भी कह लें आप, उसकी आनी है। तो 8 वो 7 S-400, 2 S-500 और फिर निचले रेंज में यानी कि 150 किलोमीटर से नीचे के रेंज में आपके पास है बराक 8, आकाश NG, आकाश और MRSM, QRSM। भाई पाकिस्तान को जिंदा भी रहने दोगे कि नहीं रहने दोगे? तो एक तो ये बड़ी बात हुई, और दूसरा सौदा जो है जो बड़ा हुआ है वो बता रहे हैं कि साहब कि सुखोई 57 जो है स्टेल्थ फाइटर कहा जाता है उसको, लेकिन सही पूछे तो उसको स्टेल्थ की इतनी आवश्यकता भी नहीं है। और एक साथ में जो सुखोई हमारा जो है 30 MKI उसका अपग्रेड करके उसको सुपर सुखोई बना के और उसको नियर स्टेल्थ फाइटर उसको ले जाना है। ये भी एक बात वहाँ पर होके और तय हो गई है कि साहब ये तो अपग्रेड वाला तो कार्यक्रम पहले से ही चालू ही है और चालू है, आगे चालू रहेगा। और उसको सुपर सुखोई का जब वो सब सारा का सारा हो जाएगा, 270 हमारे पास सुखोई है, 270 में से मान लीजिए कि 70-80 सुपर सुखोई हो जाएंगे तो, और वो लैस रहेंगे ब्रह्मोस से, यानी कि अभी तो ब्रह्मोस 1.0 जो भारी वाली थी 400 किलोमीटर वाली उसका उपयोग किया गया था। अब 800 किलोमीटर वाली जो है उसका उपयोग ये सुपर सुखोई में होगा। बाकी जो NG वाली है यानी कि ब्रह्मोस NG जो कि सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट्स पे जिनका उपयोग किया जाएगा वो 300 किलोमीटर वाली है, वो अब फिट की जा रही है। आपको पता है तेजस पे भी फिट हो रही है वो। तेजस के अलावा जो दूसरे मिराज और जैगवार जो है हमारे, उनके ऊपर भी वो फिट की जा रही है। सुखोई 57 में ऐसी क्या खास बात है? भारत ने F-35A को अंगूठा दिखा दिया। जनरल आमिर रियाज कह रहे थे कि इंडिया अब कुछ करेगा। जी जनरल साहब। अच्छा, इसमें यह है कि जी एक तो 2-3 एफर्ट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। पहला तो यह है कि उन्होंने अपनी जो इनडायरेक्ट एफर्ट है जिसको वो बलूचिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज को और TTP के थ्रू KP में अपनी प्रॉक्सीज को दे हैव लॉन्च्ड अ फुल फ्लेज्ड ऑफेंसिव। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में किसी को भी इस पे शक होना चाहिए कि किस लेवल की इन्वॉल्वमेंट है इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन स्टेट की इन दिस। सो दैट दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। सो दिस इज इन माय ओपिनियन दिस वाज गोइंग ऑन, बट इसका टेम्परेचर इस लेवल पे लेके जाना
आप देखिए जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहले भी वो कर रहे थे लेकिन उसके बाद से बहुत इसमें ज़्यादा इंटेंसिटी आई। ये तो वो करेंगे, दिस इज़ वन थिंग दैट दे विल डू एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू डील विद इट। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा, वो डिप्लोमेटिकली दे विल ट्राई टू रिवाइव देयर नैरेटिव ऑफ टेररिज्म, बिकॉज इस पर वो थ्राइव करते रहे हैं कि जी कश्मीर में और इंडिया में बाकी जगहों पे टेररिज्म है, लेकिन अब वो शायद बाकी दुनिया में बिक नहीं रहा। उसकी वजह ये कि इंडिया के अंदर ख़ुद उनकी जो स्टेट है वो इतनी रिप्रेसिव है और उस तरह की कंडीशंस क्रिएट कर दी हैं उन्होंने, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर बहुत कुछ हो रहा है एंड दे डू नॉट हैव। वो इंडिया शायद ये चाहता है, वो शायद उस डिल्यूजन में है कि हम किसी को प्रूफ भी ना दें, किसी को कुछ बताएं, पीपल शुड जस्ट बिलीव अस। दैट्स नॉट हैपनिंग, सो दे विल मेक एन एफर्ट टू रिवाइव दैट नैरेटिव थ्रू देयर फ्रेंड्स वेयर एवर दे कैन फाइंड देम। जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि जी वो डायरेक्ट मिलिट्री मनूवर पे आएंगे या नहीं आएंगे, लेट्स से, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स डू कमिट मिस्टेक्स। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि बिटवीन टू न्यूक्लियर countries there has to be, with this kind of proximity, there has to be a reasonably mature relationship, even if not friendly but a mature relationship. दिल्ली में ऐसी कोई मेच्योरिटी मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि वो पॉलिटिकली इस वक्त डेस्परेट है और उस डेस्परेशन में यू कैन इमेजिन these people can take a dangerous decision. तो वो जो डिसीजन है वो let's say they have to use their military again under whatever pretext, तो वो पहले जहाँ पे अज्यूमिंग जहाँ पे लेट्स से ख़त्म हुआ था ऑन द 10th of May, ये वहाँ से शुरू होगा, विच मीन्स दे विल स्टार्ट एट अ मच बिगर स्केल एंड दे विल स्टार्ट बाय टारगेटिंग द मिलिट्री इंस्टॉलेशंस फर्स्ट अप, ताकि पाकिस्तान का रिस्पांस जो है उसको थोड़ा सा वीकन किया जा सके। मैं पाकिस्तान के रिस्पांस पे बात नहीं करूँगा, पाकिस्तान हैज़ एब्सोल्युटली मैच्योर रिस्पांसेस ऑन दिस एंड दैट विल बी मच बिगर देन what India has seen till now. In the past. देखिए ना, in the past तो पाकिस्तान ने बड़ी clearly कहा था कि we will attack the places where the planes take off from, and we did exactly that. जी। तो मैं अब बताना नहीं चाहता because थोड़ा सा वो the response will be much bigger than that. वो इस तरह का होगा कि it will become untenable for Indian state to handle. It will still be a conventional response, but it will be a much bigger response for Indian state to manage within India. And a lot of people outside will not be able to help India at all. पहली चीज़ तो ये। दूसरा ये कि जो ज़्यादा मुझे जिस पे हमें सोचना है, आप लोगों को भी, हमें भी, सबको इस पे सोचना है, पाकिस्तानियों को सोचना है इस पे, जो मुझे लगता है जो इंडिया करने जा रहा है अगले 2-3 महीने में, वो ये है कि मुझे उसकी कुछ वाइब्स भी आ रही हैं। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत जो है वो स्टेटहुड की बात कर रही है, जो कि उनके मैनिफेस्टो में उस तरह से नहीं था, और जिस स्टेटहुड की वो बात कर रही है वो स्टेटहुड है लाइक अ नॉर्मल इंडियन स्टेट, जिस तरह महाराष्ट्र है, जिस तरह उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, इस तरह का स्टेटहुड, विच मीन्स वो आर्टिकल 370 और उससे आगे चलते हुए दे वांट टू अब्सॉर्ब कश्मीर from their perspective, from in their constitutional framework, into Indian Union. And that is one situation that we'll be confronted with very soon. And we have to be really ready at the political, diplomatic, military level. At military level also to deal with that situation. I hope we won't take it lying down. The present situation is, Operation Sindoor is in a pause from Indian perspective. Water stays... Indus Water Treaty stays suspended or in abeyance. They're quite confused about it, but that's where it is. And the rhetoric hasn't finished. And lies upon lies to accumulate some kind of political face saving. The next major thing that I am looking at is they are going to tamper with the status of Kashmir, which for everybody will remain a disputed state. Disputed area, dispute between India and Pakistan pending to be settled, but intention उनकी ये है कि दुनिया को वो अपनी तरफ से एक फेट अकम्पली प्रेजेंट करने की। इंडिया जो है हमारे लिए एक ब्रदरली नेशन है, दोस्त है, मोदी जो है मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, ये इस्लामिक वर्ड यूज करी है इंडिया। अजीत देवल, मैं तुम्हें बता दूं कि हमारी बेटी के बेडरूम के अंदर हूँ मैं। अच्छा, मैं मुबशर लुकमान इस वक्त तुम्हारी बेटी के बेडरूम के अंदर हूँ। मैंने भी कुछ फंड गजा भिजवाए थे और उसके चंद माह में मेरे पास माल की कसरत होना शुरू हो गई और यकीन नहीं आता कि मैं वही हूँ जिसको अपने घर के लाले पड़े हुए थे। मेरी एक वेबसाइट है, उसका नाम है बागी टीवी।
बागी टीवी के ऊपर पिछले 1 साल में 3 दफ़ा उसको इंडियंस ने हैक किया। और ये जितने हैकिंग अटेम्प्ट्स हैं, ये मुझे पता चला, मेरी चुड़ैल ने आके मुझे बताया कि अजीत ड्योल के कहने पे होते हैं। हमने जो मई 2025 में इंडिया के खिलाफ कामयाबी हासिल की है, सही, ये मेड इन पाकिस्तान कामयाबी है, ये मेड इन चाइना कामयाबी नहीं है। 100% मेड इन पाकिस्तान। ये मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ना, मुझे ज़्यादा कुरेदे ना आप, मैं चैलेंज करके ये बात कर रहा हूँ। एक बार पानी रुक जाएगा, एक बार सूखा पड़ेगा, लोग त्राई त्राई वहां पे होगी, उसके बाद कश्मीर के ऊपर जरा इनसे बातचीत करेंगे कि भाई अगर तुम्हें पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए तो पीओके खाली करो। लेकिन जब तक गज़वा हिंद पाकिस्तान में शुरू नहीं होता, सबसे बेहतरीन जिहाद जो तलवारों के साए में आपको जन्नत की तरफ लेके जाता है, वो गज़ा का रिबात है। और बात भी बता दूं जी कि स्पेस के निज़ाम में आपको मालूमात किस तरह किससे मिलती हैं? सेटेलाइट से मिलती हैं। वो सेटेलाइट भी पाकिस्तानी है। अच्छा, चाइनीज सेटेलाइट नहीं है। नेशनल एंथम को और देश को आगे रखता है और इस्लाम को बाद में रखता है। बता दीजिए मुझे 5 लोगों का नाम। और इसीलिए आज हम आपके पास आए। कुछ मुसलमानों के ख्वाब थे, बहुत सारे ख्वाब जो अल्लाह ताला की तरफ से बिशारत होती है, खुशखबरी होती है, दिल को तसल्ली देने के लिए। यकीनन हर मुश्किल वक्त में चाइना ने हमारा साथ भी दिया है, लेकिन हमने जो राफेल जहाज गिराए हैं, ये हमने अपनी सलाहियत से गिराए हैं। यकीनन इसमें कोई इंटेलिजेंस सिस्टम जो है चाइना का, उसने हमारी मदद की होगी। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है अजीत डोवाल के बारे में कि अजीत डोवाल जो है वो पाकिस्तानियों के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक करवाते रहते हैं। अब यहाँ पर एक पत्रकार है जो कहते हैं कि भी मेरी एक वेबसाइट है, उसमें इतने समय में 3 बार हमले हो चुके हैं और कहा यह जाता है कि भाई इसके पीछे अजीत डोवाल का हाथ है। देखिए, पाकिस्तान के पास कुछ चुनिंदा 4-5 नाम है, वही वो रिपीट करता रहता है, जिसमें मोदी है, प्रधानमंत्री मोदी, उसके अलावा अजीत डोवाल, उसके अलावा जयशंकर, अमित शाह का नाम कई बार लेते हैं, लेकिन फिर वो इंडिया तक सीमित है, इसलिए उनके नाम बहुत ज़्यादा नहीं लिए जाते। उसके अलावा RSS, हिंदुत्व, तो बस ये 4-5 शब्द है जिसके आसपास पाकिस्तान अगर इंडिया के बारे में बात करना चाहता है नेगेटिवली, तो यहीं के आसपास घूमता रहता है। अब पता नहीं सही में अजीत डोवाल साहब ने उसकी जो वेबसाइट वो हैक की थी उतनी इंपॉर्टेंट है भी या फिर जो भी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी इतनी हैसियत है कि अजीत डोवाल स्पेशली उस पर इतना फोकस करे। यही बात हो रही है यहाँ पर। इसके साथ ये वीडियो शुरू करता है। हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। मेरी एक वेबसाइट है, उसका नाम है बागी टीवी। बागी टीवी के ऊपर पिछले 1 साल में 3 दफ़ा उसको इंडियंस ने हैक किया। और ये जितने हैकिंग अटेम्प्ट्स हैं, ये मुझे पता चला, मेरी चुड़ैल ने आके मुझे बताया कि अजीत ड्योल के कहने पे होते हैं। ख़ास तौर पे वो पिन पॉइंट करता है कि किसको हैक करना है, किसको टारगेट करना है, किसको क्या करना है। तो मैं बड़ा ही तंग था। बल्कि 1-2 दफ़ा हमारे, आप समझे, हिंदुस्तान में जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं उनको मैंने कहा भी, यार कि अगर तुम लोग जानते हो तो किसी तरह मैसेज भिजवाओ कि यार मेरी तो न्यूज़ की वेबसाइट है, तुम क्यों उसको हैक करते रहते हो। फिर 2 महीने पहले पता चला कि हमारे साथ एक प्रॉब्लम था कि जिस सर्वर पे मेरी टेक्निकल टीम ने उस वेबसाइट को अपलोड किया हुआ था, वो सर्वर ही इंडिया में था। तो उनके लिए बड़ा आसान था उसको बार बार हैक करना। तो हमने उसका सर्वर चेंज किया, उसको ले गए हम एक और मुल्क में, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टेबल है। उसको हमने काफ़ी डबल ट्रिपल उसके जो हैं लॉक्स एंड कोड्स किए हुए हैं। लेकिन खैर, हैक होने को तो चीज़ हो सकती है हैक। तो मीनवाइल मैंने कहा अजीत ड्योल को आई शुड गिव हिम अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। वैसे भी ये बड़ा इसको बातों का शौक है, कभी फील्ड मार्शल की फैमिली के मुतालिक बात करता है, कभी किसी की, और मेरी तो वेबसाइट इसने 2 बारी हैक करवाई। तो मैंने इसकी बेटी के घर के जो कैमराज हैं उनको हैक किया। अजीत ड्योल मैंने किया। हमने जो मई 2025 में इंडिया के खिलाफ कामयाबी हासिल की है, सही, ये मेड इन पाकिस्तान कामयाबी है, ये मेड इन चाइना कामयाबी नहीं है। 100% मेड इन पाकिस्तान। ये मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ना, मुझे ज़्यादा कुरेदे ना आप, मैं चैलेंज करके ये बात कर रहा हूँ, ठीक है, हाथ जोड़ के बात कर रहा हूँ। चाइना जो है वो पाकिस्तान का एक ऑल वेदर फ्रेंड है। हमारी और चाइना की दोस्ती जो है उस पर हमें फ़ख्र है। यकीनन हर मुश्किल वक्त में चाइना ने हमारा साथ भी दिया है, लेकिन हमने जो राफेल जहाज़ गिराए हैं, ये हमने अपनी सलाहियत से गिराए हैं। यकीनन इसमें
कोई इंटेलिजेंस सिस्टम जो है चाइना का, उसने हमारी मदद की होगी, सही। लेकिन भाई जो पायलट बैठे हुए थे पाकिस्तानी जहाज़ों में, वो कौन थे? पाकिस्तानी थे ना। उन पायलट्स को जो साइबर कमांड सिस्टम और स्पेस कमांड सिस्टम से जो उनको मालूमात मिल रही थी वो कौन दे रहा? पाकिस्तानी दे रहे थे। एक और बात भी बता दूं जी कि स्पेस के निज़ाम में आपको मालूमात किससे मिलती हैं? सैटेलाइट से मिलती हैं। वो सैटेलाइट भी पाकिस्तानी है। अच्छा, चाइनीज सैटेलाइट नहीं है। ये तो यकीनन आपको वो सैटेलाइट बनाने में आपको चाइना ने थोड़ी बहुत मदद की होगी। जैसे आपको कहा ना कि मेरा मालिक बड़ा गैरतमंद है, वो कर्ज नहीं रखता। गजा जहाद बिल माल की मद है, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करने की मद है। आप यहाँ पे ज़कात दे सकते हैं, आप यहाँ पे सदक़ात भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो इससे तीसरी बड़ी मद है वो अल्लाह की राह में खर्च करना, अल्लाह की राह में जहाद करना है, और उससे बढ़कर है गजा के रिबात में शामिल होना। ये सारे खर्च आप गजा के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी खर्च गजा के लिए करेंगे, याद रखें कि ये सईदी रसूलुल्लाह की बेहतरीन उम्मत की खिदमत है, और अल्लाह ताला इस खिदमत को ऐसे कबूल फरमाता है कि इसकी निशानियां और बिशारतें आपने खुद इन नौजवानों की शहादतों और गवाहियों में खुद सुन ली कि जो हमने आपके सामने ये रखी। और ये थोड़े से हैं, इस तरह के दर्जनों सैकड़ों मेरे पास पैगामात पहुंच रहे हैं। हर कोई अपनी जिंदगी में इनकलाबी तब्दीली दिखा रहा है जब से उसने गजा के रिबात में अल्लाह के दिए हुए माल को खर्च करना शुरू कर दिया। ये खुशखबरियां और बिशारतें हमने आपको इसलिए बताई कि आपको भी तरगीब हो कि अल्लाह ने जन्नत का रास्ता रिबात गजा के थ्रू रखा हुआ है। गजा के रिबात के जरिए जन्नत का रास्ता है इस वक्त, क्योंकि जन्नत तलवारों के साए में है इस वक्त। जब पाकिस्तान में गज़वा हिंद शुरू होगा तो आपका एक इम्तहान यहाँ भी शुरू हो जाएगा, लेकिन जब तक गज़वा हिंद पाकिस्तान में शुरू नहीं होता, सबसे बेहतरीन जहाद जो तलवारों के साए में आपको जन्नत की तरफ लेके जाता है वो गजा का रिबात है। इन मुसलमानों की किफ़ालत करना दो जहानों में आपके लिए खैर है, दुनिया और आखिरत की खैर है, और मेरा मालिक दुनिया में भी आपको वो कुछ अता करेगा जो आपके गुमान में भी नहीं है, और आखिरत में भी वो जो आपके गुमान में हो ही नहीं सकता, कि मेरा मालिक कर्ज रखने वाला नहीं है, हालांकि अपने बंदों से कर्ज मांगता है। वॉरेन बफे जैसा आदमी आपके लिए दुनिया भर में सेमिनार कर रहा है कि अब भारत का मूवमेंट है। इसराइल का ईरान पर फिजाई हमला किया गया है, जोहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। तेहरान में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। जहां भी मिडल ईस्ट में न्यूक्लियर पर काम होगा, अमेरिका और इसराइल उसको बंद करवाएंगे, वो किसी भी तरीके से करवाएं। इसराइल की तोपों में कीड़े पड़ जाए, इसराइल गारत हो जाए, अल्लाह इसराइल का बेड़ा गर्क करे, हम ये दुआएं मांगने वाले लोग हैं। हम हमारे बारे में कहते हैं कि हम वो मुसलमान हैं जो एक दूसरे को हथियारों से मारते हैं और दुश्मनों को बद्दुआओं से मारते हैं। 1400 साल के बाद, अगर हम उससे पीछे भी चले जाएं, 1300 साल 1400 साल के बाद ये पहला मौका है कि भारत में, दिल्ली में कोई ऐसी हुकूमत आई है जो अखंड भारत बनाना चाहती है। अगर किसी वक्त खुदा ना खास्ता ईरान को परमानेंटली एटॉमिक सलाहियत से महरूम कर दिया गया, जितनी भी उसके पास है, तो फिर ये हमारे लिए भी एक वार्निंग साइन है, फिर वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। ईरान की पास्तारान इनकलाब के सरबराह कमांडर हुसैन सलामी की शहादत की तस्दीक भी हो चुकी, जबकि ईरान जोहरी प्रोग्राम के सरबराह और सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली शमखानी की शहादत के तलाक भी सामने आ रहा है। इससे आप ये नहीं समझते कि पाकिस्तान के लिए बड़ी मसाइल पैदा हो जाएंगे? हमारे आर्मी चीफ अमेरिका का दौरा करने वाले हैं और अमेरिकी जर्नैल आजकल हमारी बड़ी तारीफें करते हैं, तो हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल नहीं हो जाएगी? गाना सुना है आपने, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। फैज हामिद, आसिम मुनीर के पहले दो ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ दो जनरल गेस्ट ऑफ ऑनर बन चुके हैं भाई अमेरिका में। और जब भी कोई पाकिस्तानी जनरल अमेरिका में गेस्ट ऑफ ऑनर बनता है किसी भी फंक्शन में, पाकिस्तान में खून बहता है। आसिम मुनीर भी इसी किस्म का यूजफुल इडियट है। ये बार बार मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखें। जैसे मुशर्रफ एक यूजफुल इडियट था, आसिम मुनीर भी एक ऐसा ही यूजफुल इडियट है अमेरिका। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि ईरान के पीछे जो इजराइल और अमेरिका पड़ा है, उसमें मुख्य रीज़न ये है कि
उसको न्यूक्लियर शक्ति बनाने से पहले उसको रोकना है, और उसके बाद टारगेट किया जाएगा पाकिस्तान को। मतलब अगर मान लीजिए अमेरिका और इजराइल इस टाइप के स्टेटमेंट मान लीजिए पास्ट में एक आध बार बोल चुके हैं, तो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर उस स्टेटमेंट को बार बार दोहरा कर ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि भाई ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर लाया जाएगा। क्योंकि देखिए पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर आर्मी का रूल चलता है, और आर्मी की फेवर तभी आप करते हो जब कोई ना कोई थ्रेट बनी रहती है आपके ऊपर। और पाकिस्तान के ऊपर उनका आर्मी का एक एजेंडा है कि हमेशा एक थ्रेट बनाए रखो, चाहे वो इजराइल की हो, चाहे भारत की हो, चाहे अमेरिका की हो, कि भाई देखिए पाकिस्तान जो है ना खतरे में है। यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि इजराइल के बाद, ईरान के बाद इजराइल और अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने वाले हैं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। लीबिया, शाम, इराक सब कीमत भुगत चुके जोरी सलाहियत हासिल करने की ख्वाहिश की, और ये इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि इसराइल को इस खित्ते में कोई इस्लामी जोहरी या इस्लामी एटमी कुव्वत जो उसके इर्द गिर्द हो वो काबिल कबूल नहीं है। और जाहिर है तो जिसने भी इस तरह की कोशिश की उसने संगीन नताइज भुगते। दूसरा, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, इसराइल ये तो हैं ही इस हक में कि ईरान के पास जोरी सलाहियत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो ईरान के इर्द गिर्द उसके अरब ममालिक हैं ये भी नहीं चाहते कि ईरान के पास कोई जोरी सलाहियत हो या ईरान एटमी कुव्वत बने। तो लिहाजा सारों का इस बात पे इत्तफाक है कि ईरान को जोरी सलाहियत हासिल इसके पास नहीं होनी चाहिए और इसको हासिल नहीं करनी चाहिए। एक ये भी बड़ा अलार्मिंग है। तीसरा, मामला सिर्फ गो के यूरेनियम का ही है, जोरी सलाहियत का ही है, लेकिन इससे आगे भी चीज़ है कि अगर जोरी सलाहियत रखता है ईरान, इस तरफ जाता है, तो फिर तो ज़ाहिर है हमला होगा, फिर तो सारी चीज़ें इसको बाज रखने के लिए एक होगी। और ट्रंप साहब जैसे मज़हर साहब कह रहे हैं कि वो पूरी दुनिया में अमन का कर रहे हैं और अमन के दाई बने हुए हैं और अमन की बात कर रहे हैं, तो वो फिर इस तरह करेंगे कि मैंने दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचाया है, मैंने एक इंतहा पसंदों के हाथों जो एटमी कुव्वत है उससे लोगों को बचाया, पूरे खित्ते को बचाया है, और मैंने एक बड़ा अहम काम किया है और बड़ा कमाल का काम किया है। तो फिर वो इस तरफ चले जाएंगे। और अगर जोरी सलाहियत नहीं रखता ईरान, तो फिर ईरान क्या होगा? फिर इसराइल के लिए ईरान बन जाएगा फ़लस्तीन, शाम, इराक, उर्दन, यानी एक टर्न वाला। और फिर इस यहाँ बात रुकेगी नहीं, फिर अगला मरहला होगा ईरान से इस्लाम पसंदों का खात्मा और सो कॉल्ड मगरबी जमहूरियत लाना, और ईरान को इस काबिल कर देना कि वो ना खड़ा हो सके और ना बिल्कुल लेटा हुआ हो, बस बिल्कुल जिस तरह इराक है, जिस तरह शाम है, जिस तरह उर्दन है, जिस तरह लीबिया है, इसी तरह का ईरान फिर एक बना के इसराइल के सामने रखा जाएगा। पाकिस्तान को एतमाद में लिया जा रहा है, पाकिस्तान की सपोर्ट मांगी जा रही है, शायद पाकिस्तानी बेसिस की जरूरत पड़ जाए। ठीक है, आपको पता है कि इस टाइम जर्नैलों को अमेरिका ने ऐसे काबू किया हुआ है। एक बात याद रखनी है आपने, देयर आर नो फ्री लंचेस एज फार एज द यूएस इज कंसर्न्ड। अगर अमेरिका आपको इतना खुश रख रहा है, वैसे तो शहजाद अकबर ने दावा किया है कि जनरल आसिम मुनीर को एक रिटायर्ड जनरल ने अपनी प्राइवेट तकरीब के लिए बुलाया है, लेकिन अमेरिका के जो CIA के करीब लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद सेंटकॉम में कि उनकी मुलाकात वगैरह भी हो जाएगी, जो कि बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि कुरेला जो है वो बड़ी सिफारिशें उसकी डाल के गया है आसिम मुनीर की, तो ये मुमकिन है कि उसकी मुलाकातें हो जाएं। इट डजंट मैटर, मकसद हमने देखना है क्या है। जब एक जनरल को इतनी आओ भगत उसको दी जा रही होती है, जैसे मुशर्रफ को दिया जाता था, बड़ा प्रोटोकॉल मिलता था, रेड कार्पेट अमेरिका में उसको मिलता था। ठीक है, क्यों? वो अमेरिका की जंग लड़ रहा था, उसका फायदा किसको होता था? अमेरिका को। क्या पाकिस्तान को फायदा हुआ उस जंग का? हमें क्या मिला? दहशतगर्दी, तबाही, बर्बादी, 1-1.5 लाख लोग बंदा भी अपना मरवा लिया हमने सैकड़ों अरब डॉलर जो है वो जाया कर दिए, बर्बाद कर दिए, हमारा पूरा माशरा तबाह हो गया, हमारे मादनियात से भरे हुए जो इलाके हैं वहां दहशतगर्दों ने कंट्रोल हासिल कर लिया, हमें तो फायदा नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका उसको सर आंखों पे बिठाता रहा 6-7 साल।
आसिम मुनीर भी इसी किस्म का यूजफुल इडियट है। ये बार बार मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ये ध्यान में रखें। जैसे मुशर्रफ एक यूजफुल इडियट था, आसिम मुनीर भी एक ऐसा ही यूजफुल इडियट है अमेरिका के लिए। वो उसको इस्तेमाल करेंगे, जो जंगे हैं उनके लिए उसकी इतनी आवभगत करेंगे कि जब हम ईरान के लिए अड्डा मांगे तो वो इनकार नहीं करेगा। और अब तो वैसे भी इमरान खान जेल में इनकार करने वाला तो कोई है ही नहीं। अगर किसी वक्त खुदा ना खास्ता ईरान को परमानेंटली एटॉमिक सलाहियत से महरूम कर दिया गया जितनी उसके पास है, तो फिर ये हमारे लिए भी एक वार्निंग साइन है, फिर वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। और ये आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो ईरान जो इसराइल को क्वालिटेटिव एज लेकर देना है मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट के एज पर हम बैठे हैं और हमें ये समझा जाता है कि हम अरबों के और मुसलमानों की एक ताकत हैं, अरबों के साथी हैं, अगर फारस के नहीं तो अरबों के तो हैं। तो वो इसराइल का जो क्वालिटेटिव एज है वो उनके ख्याल में मुतासिर होगा। और वो उसके लिए आएंगे, ये खतरा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लाजमी होगा, लेकिन देखिए जब कौमें अपना डिफेंस तैयार करती हैं तो वो दूसरे की नीयत नहीं है।